ये है जी हमारा सिलेबस। इसमें से अब हम चूज़ करते हैं और टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? मिक्स करके पढ़ लेते हैं, तीनों में से कुछ-कुछ निकाल के पढ़ लेते हैं ताकि जो है वो वाले टॉपिक्स कवर हो जाएँ, जो एक-दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और उनका आपस में कोई कनेक्शन है, ठीक है? उसमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके बायोमॉलिक्यूल्स, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, सबका ही कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। आप इसमें से चूज़ किया करेंगे और हम लोग मतलब चूज़ किया करेंगे, इसमें से कोई ना कोई टॉपिक पढ़ लिया करेंगे। और फिर देख लेते हैं कि विटामिन्स भी इसी से मिलता-जुलता है, विटामिन्स का टॉपिक कवर कर लेते हैं और अगर टाइम बचा तो बैलेंस डाइट का भी कर लेंगे, वो भी इससे मिलता-जुलता है, ठीक है? ये हम टॉपिक्स पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड विटामिन्स। क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और एंजाइम्स आएँगे। देन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने यही पढ़ना है। इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को हमने डाइजेस्ट करना है और डाइजेस्ट करने के बाद हमने सर्टेन एंजाइम्स यूज़ करने हैं और उसके बाद जो है फिर विटामिन्स भी इसी तरह के मिलते-जुलते हैं, तो वो हमने कवर करने हैं। यार अगर एक पढ़ेंगे ना अरीबा, तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि एक पोर्शन तो कोई भी नहीं है, ये सारा मिला-जुला ही है। अगर आप सिर्फ ये फूड साइंस को पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो वो इतने आसान और इतने जनरल टॉपिक हैं कि आप लोग बोर हो जाएँगे। खाली सिस्टम्स अकेले पढ़ना शुरू कर देंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें भी आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल है। और ये वाला पार्ट वैसे ही वो है नॉर्मल से टॉपिक्स हैं, ये भी आपको ऐसे तंग कर देते हैं। तो एक-एक मिलाकर कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बोरिंग मिलाकर, कुछ मुश्किल, कुछ आसान मिलाकर ना हम पढ़ लिया करेंगे, ठीक है? और टाइम के अकॉर्डिंग भी डिसाइड हो जाया करेगा। नोट्स का कोई नहीं होता, नोट्स आपका कहीं नहीं जाते नोट्स। नोट्स में ये सारे आगे-पीछे, उल्टे-सीधे लिखे हुए हैं। स्टार्ट करें? अभी तक स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं। 5 मिनट हम वेट करते हैं, पूरे 3 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि सब लोग आ जाएँ और हम लोग सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है? बायोमॉलिक्यूल्स के बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम और फिर एंड पे हम विटामिन्स और बैलेंस डाइट देख लेंगे। अगर आज ही कवर होता हुआ तो बैलेंस डाइट वाला क्वेश्चन भी आज ही कवर कर लेंगे। ठीक, इंशाल्लाह। बस पूरे 3 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स और आ जाएँ और 2:55 हैं, आफ्टर 5 मिनट्स हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। जी, आमिर क्या इंट्रो चाहिए आपको? पूछें। आप पूछें, मैं बता देती हूँ। जी असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी। थैंक यू।
जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी स्टूडेंट्स हो चुके हैं, बस हम क्लास स्टार्ट करते हैं, 3 बजे तक ही वेट करना था। जी, आपको मेरे नोट्स मेरे से ही मिल जाएँगे, सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। सब लोगों के पास मौजूद होते हैं, गूगल ड्राइव का एक लिंक है, आपके लाहौर अकेडमी वाले जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनके पास मौजूद होंगे। गूगल ड्राइव का एक लिंक है, उस लिंक के ऊपर सारे के सारे नोट्स जो हैं, वो अपलोडेड हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा फर्स्ट मास्टर्स फिज़िक्स में है फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। देन सेकंड मास्टर मेरा जर्नलिज्म मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में है, उसमें मेरा गोल्ड मेडल भी है। एंड थर्ड मेरा जो एमफिल है वो न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में है फ्रॉम एनडीयू। और करंटली आई एम सर्विंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, और बाकी नोआ में पढ़ाती हूँ। एंड दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू जी। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, बायोमोलिक्यूल से हम स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, आपने नोट्स अपने बड़े स्मार्ट बनाने होते हैं। जो स्मार्ट नोट्स बनाते हैं ना, अ, जी, अगर किसी को डिस्टॉर्शन है तो वो आपकी साइड पे डिस्टॉर्शन होगी। उसकी वो वजह ये है कि शायद इंटरनेट का आपकी साइड पे इश्यू हो, बिकॉज़ मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है और मैं सिंगल यूज़र हूँ इस पे, तो इसमें एज़ सच कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। जी, हम स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को। जो पहले बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हम अपनी डेली डाइट में यूज़ करते हैं, जो खाते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कंज़्यूम कर सकते हैं एज़ इन द फॉर्म ऑफ फूड, वो है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स और लिपिड्स। जी, वो आज खादिम हुसैन रिज़वी आ रहे हैं, तो इस वज़ह से वो मसला हुआ हुआ है ना पिंडी में। तो अब तो इस्लामाबाद में भी वो सिग्नल्स बंद कर दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड लिपिड्स। आपने टेबल बना लें हैं, बिकॉज़ जब हम कंपैरिज़न में चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें याद रहती हैं हमेशा। अभी आप देखेंगे कि आपको इस टॉपिक को कभी भी दोबारा पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हार्डली एक दफ़ा दोबारा देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। जी, स्मार्ट नोट्स का कह रही थी कुछ। जी, स्मार्ट नोट्स ही बनाने चाहिए, स्मार्ट नोट्स मैं अपना लेक्चर ही उसी तरह डिलीवर करती हूँ जिस तरह आपको नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है? 5-5 पॉइंट्स में तीनों बायोमॉलिक्यूल्स के लिखूँगी और तीनों को एक ही डायनामिक्स पे डील करूँगी। आप लोग खुद देख लीजिएगा, अभी पढ़ाती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंट प्रेज़ेंट होते हैं हमारी कंपोज़िशन में? कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेज़ेंट 5% प्रेज़ेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स 5% प्रेज़ेंट होते हैं। सेकंड है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी वज़ह से ये सबसे फ़ेमस है, वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें इससे सबसे जल्दी और ईज़िली एनर्जी मिल जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेवियर भूख हो तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, वो आपकी भूख खत्म करने में सबसे जल्दी रोल प्ले करते हैं, बिकॉज़ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर तीसरा सीएसएस में सबसे पूछा जाने वाला सवाल या एमसीक्यू ये है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप यूज़ करें तो आपको उससे कितने कैलोरीज़ एनर्जी मिलेगी? 3.8 calories of energy. You can get 3.8 calories of energy by consuming 1 gram of carbohydrate. और अगर आप 1 केजी लिखें तो 1 केजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको कितना एनर्जी देगा? ऑब्वियसली आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.8 would be converted into 3800 calories. You can get 3800 calories of energy by consuming 1 kg of carbohydrates. ठीक है जी? ग्लूकोज़ फॉर जी, जी, एग्ज़ैक्टली डॉक्टर आमिर, एग्ज़ैक्टली आपने सही कहा है। आप लोगों को तो ज़्यादा डिटेल में पता होता है, हमें तो इतना पता नहीं होता। वो बिकॉज़ मैथ्स वाले हैं, हम तो इतना बायो का उस तरह मतलब डॉक्टर्स को जितना पता होता है ऑब्वियसली और किसी को भी नहीं पता होता। 3800 कैलोरीज़ को 1 किलो कैलोरी भी कहते हैं। फिर 4th पे आ जाते हैं, हम क्लासिफ़ाई कर लेते हैं। आपने ना टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल रखना है। सिंपल रखना है, आपका पेपर अटेम्प्टिंग टेक्नीक जो है, वो सबसे ज़्यादा काउंट करती है, आपका नॉलेज भी उतना काउंट नहीं करता। आप अपने पेपर को प्रेज़ेंट कैसे करते हैं, किस तरह कोहेरेंट वे में
आप कन्वे करते हैं चीज़। अभी मैं आपके सामने जब ये टॉपिक एक खत्म करूँगी तो आपको पता लग जाएगा कि मैं हर प्रोटीन में या हर पार्ट में जाने जाकर एक ही डायनामिक पे उसको भी पढ़ूँगी। प्रोटीन्स को भी ऐसे ही पढ़ूँगी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा, फैट्स को भी वैसे ही पढ़ूँगी और वही उसी सीक्वेंस में सारे पॉइंट्स लिखूँगी। क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन की जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले जो शुगर है वो है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड में सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है। मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स में सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है सॉरी, और डाइसैकेराइड में डबल शुगर मॉलिक्यूल होंगे। इफ a carbohydrate contains two sugar molecules, it is known as disaccharide। और फिर एक थर्ड कैटेगरी आती है जिसके बारे में लोगों को थोड़ा सा कम पता होता है, बाकी तो ये पता ही होता है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं 3 to 9, उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। एंड देन डी पे आ जाता है, वो है पॉलीसैकेराइड, जिसमें मोर देन 9 होंगे, मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। तो हमने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो गया। एंड देन फिफ्थ पॉइंट में ये लिखूंगी, 5 नंबर का सवाल आता है तो 5 पॉइंट्स जो होते हैं वो इनफ होते हैं आपके नंबर्स को और आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए। एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल में सब लोगों को पता है, सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज, देन सुक्रोज इज आई गेस डाइसैकेराइड, देन फ्रुक्टोज, फिर स्टार्च है। स्टार्च आपका एनिमल सॉरी प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड है ये भी। और फिर सेलुलोज भी प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, प्लांट की सेल वॉल में मौजूद होता है सेलुलोज। ठीक है। और एनिमल्स के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं तो वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्लांट्स में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एनिमल्स में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ये हमने फर्स्ट बायोमोलिक्यूल कंप्लीट कर लिया। सेकंड बायोमोलिक्यूल पे जाते हैं, वो है प्रोटीन। सबसे पहला पॉइंट होगा कि प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं। 18% प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, 18% इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की कंपोजिशन में प्रोटीन 18% मौजूद होते हैं। टोटल बॉडी मास की बात कर रही हूँ बिकॉज वाटर उसमें सबसे ज्यादा होता है, तो उसको निकाल कर बाकी 18% आपके प्रोटीन्स होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं कि प्रोटीन क्यों जरूरी है हमारी डाइट में। बिकॉज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी है। सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं। बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं या ये जो जिम जा रहे होते हैं लोग, आपने देखा होगा प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं बिकॉज दे आर बिल्डिंग देयर बॉडी, बिकॉज बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर बॉडी है प्रोटीन। ठीक है। थर्ड पे उसी तरह से मैं लिखूंगी कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको कंज्यूम करने से कितनी एनर्जी मिलती है। ऑलमोस्ट आपको कार्बोहाइड्रेट जितनी ही एनर्जी मिलती है, 4.3 कैलोरीज। अगर आप 3.8 को राउंड ऑफ करके लिखें तो वो भी 4 होगा, और अगर आप 4.3 को राउंड ऑफ करके लिखें तो वो भी आपका क्या होगा जी, 4 ही होगा। और फिर हम साथ ही मेंशन कर देते हैं कि अगर आप 1 kg प्रोटीन कंज्यूम करें तो यू गेट 4300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी विच इज 1 किलो कैलोरी। ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन। जो प्रोटीन्स हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन is based on the type of protein chains present in it। ठीक है जी। अमाइनो एसिड्स भी और प्रोटीन, वो उनका सीक्वेंस क्या होता है। अगर डॉक्टर आमिर इसमें कोई गलती हुई आप मुझे करेक्ट कर देना। जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। जिसमें सिंगल प्रोटीन चेन्स होते हैं उसको हम प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। जिसमें डबल प्रोटीन चेन्स होते हैं उनको हम सेकेंडरी प्रोटीन कहते हैं। और अगर इसमें कोई और चीज है न्यू तो प्लीज आपको ऐड करा दें। ठीक है। जिसमें कॉम्प्लेक्स चेन्स बनी हुई होती हैं थोड़ी सी, उसको हम टर्शरी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी करके बता दूंगी।
और जिसमें कोई सिरा नहीं आपको मिलता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है चेन का और एंडिंग पॉइंट क्या है, उसको हम क्वाटरनरी प्रोटीन कहते हैं। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने बीड्स या पर्ल्स के स्ट्रिंग देखे होंगे, उस स्ट्रिंग के अंदर पर्ल्स जो हैं अगर डिफरेंट कलर्स के हम पिरो दें, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हमेशा प्रोटीन के जो चेन्स होते हैं वो हमेशा इस तरह ही बने हुए होते हैं, जैसे एक धागे के अंदर मोती पिरोए हुए होते हैं और हर मोती दूसरे मोती से डिफरेंट होता है बिकॉज़ जैसे हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, प्रोटीन के 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जो वो 20 अमाइनो एसिड्स अपने आप को डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हज़ारों की तादाद में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन चेन्स बनती हैं और उन प्रोटीन चेन्स को डिफरेंट प्रोटीन चेन के नंबर पे उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में क्लासिफाई किया जाता है। सपोज़ अगर प्राइमरी प्रोटीन है तो उसमें सिंगल प्रोटीन चेन होगी। मैं सिंगल प्रोटीन चेन इधर ड्रॉ करती हूँ, 1 सेकंड। ये है सिंगल प्रोटीन चेन। सेकेंडरी प्रोटीन में यही प्रोटीन जो है ये डबल प्रोटीन चेन होगी। सेकेंडरी प्रोटीन में ये इस तरह से डबल प्रोटीन चेन होगी। टर्शियरी प्रोटीन में थोड़ा-सा इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये इस तरह चला गया और फिर इसके बाद इधर चला गया, फिर इधर, ठीक है? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। और फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन में ये होता है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आपको कोई शुरू का किनारा और आखिरी किनारा, कोई स्टार्टिंग पॉइंट, कोई एंडिंग पॉइंट कुछ भी आपको नज़र नहीं आता एंड दैट इज़ अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है? क्वाटरनरी प्रोटीन को हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये हो गया और फिर हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स लिखना शुरू कर देते हैं। 5th पॉइंट वही बनेगा कि भई प्रोटीन की एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल्स इसकी हैं इंसुलिन भी प्रोटीन है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। चलिए इधर नहीं लिखते, आगे हमने लिखना है, या एंजाइम्स वाला टॉपिक अभी पढ़ना है उसमें लिख देंगे। ग्लोब्यूलिन लिख लें, जो मुझे याद आती है मैं लिखवा देती हूँ। ग्लोब्यूलिन है, इंसुलिन है, इवन हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं, जैसे एक एंजाइम लिख लें, आज ही हमने पढ़ना है पेप्सिन, देन ट्रिप्सिन, सारे एंजाइम्स जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है? ये है आपकी एग्जांपल। जी, जी, जी एग्ज़ैक्टली। ना कोलेजन प्रोटीन है ये नहीं मुझे पता, ये कोई और बंदा बताएगा। कोलेजन भी प्रोटीन है, लेग्यूमिन तो है। ये भी हो गया? ओके, ओके थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लिपिड्स पे। लिपिड्स में भी फर्स्ट पॉइंट हम वही लिखेंगे कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जी केराटिन, केराटिन बड़ा अच्छा है, केराटिन भी आप लिख लें, वो भी प्रोटीन ही होता है, लड़कियों को बड़ा पता होता है। अच्छा, लिपिड्स और फैट्स में 10% एक एडल्ट और हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 10% उसकी बॉडी वेट में फैट्स या लिपिड्स की प्रेज़ेंस होनी चाहिए। सो 10% प्रेज़ेंट इन ह्यूमन बॉडी, ज़रूरी नहीं है कि इतने परसेंट होते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप आपकी फिज़िक कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है और आपकी डाइट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। वैसे हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 10% फैट्स की प्रेज़ेंस होनी चाहिए। फैट्स का सबसे बड़ा जो रोल है वो ये है, बहुत सारे रोल्स हैं, विटामिन के लिए ये सॉल्वेंट के तौर पे भी काम करते हैं, फैट्स के बहुत रोल हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम एक मेंशन कर देते हैं वो यही है कि फैट्स जो हैं इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बॉडी को और इनका काम है टेम्परेचर मेंटेन करना। बिकॉज़ आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ फिक्स्ड एट 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस is performed by फैट्स, ठीक है? ये इंसुलेट करते हैं बॉडी को और टेम्परेचर कंजर्वेशन या टेम्परेचर मेंटेनेंस करते हैं। देन फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट कि कितने कितने आप ग्राम्स ऑफ नहीं 1 ग्राम ऑफ फैट कितने एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये 9.3 कैलोरीज़ ऑफ एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है, फैट से। लेकिन ये डाइजेस्ट देर से होते हैं तो वो एनर्जी आपको बाद में ज़रा काफ़ी देर के बाद मिलती है।
केजी ऑफ फैट्स जो है उससे आपको एनर्जी मिलेगी 9300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। देन फिर फोर्थ नंबर पे हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन इनकी जो की जाती है, पहले वाले की थी नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स पे, दूसरे की थी स्ट्रक्चर पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, और चेन्स, प्रोटीन चेन्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन चेन्स। जो थर्ड हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फैट्स की, वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फैट। फिजिकल स्टेट की बेसिस पे उसको किस डिवाइड करेंगे। फैट्स होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, उनको हम कहते हैं सेचुरेटेड फैट्स। सेचुरेटेड फैट्स आर सेचुरेटेड प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। Saturated fats are always present at in solid state at room temperature। ठीक है, सेचुरेटेड फैट्स हो गए जैसे घी है, बटर है, एंड ऑल दीज थिंग्स। फिर आ जाता है अनसेचुरेटेड फैट्स। अनसेचुरेटेड फैट्स में डबल या ट्रिपल कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, और अनसेचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स होंगे तो मतलब आप समझ लें कि ऑयल सारे के सारे जितने भी हैं वो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, बेशक आप लिख लीजिए, मैं इस तरह लिख देती हूँ, डबल बॉन्ड। और ये जो ऊपर वाला था, इसमें कार्बन कार्बन कैसे लिखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। मेरे पास ट्रिपल की ऑप्शन नहीं है, आप खुद लिख लीजिए कि ये है अनसेचुरेटेड फैट्स। फिर हम आ जाते हैं एग्जांपल्स पे। फिफ्थ पॉइंट है एग्जाम्पल का। ये आपके सामने एक थोड़ा सा, आप कह लें कि एक मॉडल था जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि मैंने कोई भी ऐसे नहीं कि किसी का क्या लिख दिया, किसी का क्या लिख दिया, और रैंडम हमें जो हमारे माइंड में आता है हम लिख ही जाते हैं, लिख ही जाते हैं। तो वो कभी भी एग्जामिनर को ना अच्छा नहीं लगता, अपील नहीं करता। एक डायनामिक, एक पैरामीटर, एक क्राइटेरिया सेट करें, एंड देन अपने क्वेश्चन के सारे कंपोनेंट्स को उसके ऊपर जो है वो टेस्ट करें, या उसके ऊपर जो है उस फ्रेमवर्क के अंदर अंदर रहते हुए उसको लिखें। जी, फैट्स के एग्जांपल्स हम लिखते हैं। फैट्स की एग्जांपल हैं टर्पेनॉइड्स। वैसे तो ऑयल, घी, बटर, चीज, ये सब कुछ तो है ही है। अब हम इस तरह की जरा चेंज करके अच्छे वाले लिख लेते हैं। टर्पेनॉइड्स हैं, वैक्सेस वैक्सेस हैं, रेजिन्स भी फैट्स होते हैं, ठीक है। रेजिन्स हैं, वैक्सेस हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, और क्या होगा, फॉस्फोलिपिड्स। बस इतने काफी है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन है जी, ये लिपिड्स की कैटेगरी में ही आते हैं जी। अच्छा, ये अरीबा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, फैट्स जो होते हैं ना, फैट्स आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो सेचुरेटेड फैट होता है, उसपे सारे बाकी जो है ना कार्बन के चार बॉन्ड्स बनते हैं, उस पे सब पे हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो उसको हम अनसेचुरेटेड फैट कहते हैं, और वो लिक्विड हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सारे फैट्स, ऑयल्स, ठीक है, ये हो गया। फिर एक मुझे एक वैसे ही एक बात याद आई है। जो फैट या लिपिड का एक मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें 1 ग्लिसरॉल होता है, ये वैसे नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है सीएसएस में। और 3 फैटी एसिड्स होते हैं, 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल मिलकर एक फैट का मॉलिक्यूल बनाते हैं, फैट या एक लिपिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं, बस, ठीक है। ये हमारे 3 खाने वाले जो है ना बायोमोलिक्यूल्स हमने कवर कर लिए। एंजाइम ऑब्वियसली आप खा नहीं सकते, नेचुरली आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो एंजाइम्स को अगला हमारा जो फोर्थ बायोमोलिक्यूल है वो है हमारा एंजाइम का। इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और फिर हम अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
फिजिकल मैम इससे ज्यादा डिटेल नहीं कर। हाँ जी, 5 मार्क का क्वेश्चन आया ना आपको बायोमोलिक्यूल्स पे, ओवरऑल ही आ गया, तो आपने 3 बायोमोलिक्यूल बता के सारी कैरेक्टरिस्टिक लिख तो दी हैं, अब इससे ज्यादा लिखने का तो टाइम ही नहीं होगा, 5 नंबर का सवाल है ना। ठीक है, जस्टिफाई करना है ना, बाकी सब कुछ भी तो लिखना है। और फैट्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट की है, एग्जैक्टली फिजिकल स्टेट। ठीक है, और उसके अलावा आपने क्या पूछा है, वाई परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रेट्स एंड प्रोटीन नॉट चेंज बट ऑफ फैट्स। आई डोंट नो, आई डिडंट गेट यू। मजदर मुश्ताक, आप मुझे जरा बताइए, मुझे नहीं, आई डोंट नो। फैट्स का सेकंड पॉइंट बता दें, इंसुलेशन है जी रोहेल, और ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। आप में अगर फैट्स कम हो जाए तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। जी 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 कमल, ये भी ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में लिखना होता है, साइंस का पेपर बुलेट पॉइंट में, और हर क्वेश्चन की डिफरेंट डायनामिक होती है। ठीक है, जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स का। एंजाइम्स भी बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स को भी बायोमोलिक्यूल के तौर पे कंसीडर किया जाता है, लेकिन एंजाइम को अब मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ूंगी, बिकॉज हर टॉपिक पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स मौजूद हैं। तो एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या है, एंजाइम की डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं, और फिर एंजाइम की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंजाइम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो एंजाइम भी एक बायोमोलिक्यूल है। चौथा बायोमोलिक्यूल हम पढ़ने लगे हैं, एंजाइम। एंजाइम की डेफिनेशन लिख लीजिए, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल आर बायोकैटालिस्ट्स catalysts. Enzymes are biological catalysts that speed up the rate of reaction without being used up, and are specific for each reaction. कि हर रिएक्शन के लिए एंजाइम्स हमें स्पेसिफिक चाहिए होते हैं, ये नहीं कि एक ही एंजाइम से आप बहुत सारी रिएक्शंस कर दें। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, सबसे पहले ये कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट कभी भी खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। दैट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, ये स्पीड अप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, कॉमा विदाउट बीइंग यूज्ड अप, खुद इस्तेमाल नहीं होते कभी भी। लेकिन हमारी मतलब कि इस्तेमाल कभी भी नहीं होते, ऐसे नहीं होता खर्च हो गया एंजाइम खत्म हो गया और नया एंजाइम लाना पड़ेगा। एंड आर एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, और हर टाइप के रिएक्शन के लिए हमें स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है। सो एंजाइम्स आर biological catalysts that speed up the rate of reaction or determine the rate of reaction, and without being used up or without directly taking part in any reaction, and are specific for each type of reaction. Suppose कोई एक reactant है A, उसने react करना है B के साथ, ठीक है, और खुद को convert करना है C और D में, तो वो A और B शायद react कर तो जाए, लेकिन वो reaction जो है वो बहुत ही slow होगा, और वो हमें एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिएक्शन का रेट होना चाहिए वो उस रेट तक नहीं पहुंचेगा, बहुत ही स्लो होगा, बस हम जिंदा रह जाएंगे और बस मरे से ही होंगे, आधे जिंदा आधे मरे हुए। ठीक है,
और अगर विटामिन कहाँ से आ गया, अगर एंजाइम मौजूद होगा, क्योंकि विटामिन भी सेम यही रोल प्ले करता है, तो एंजाइम जो होगा वो एक कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा और उस रिएक्शन को आसान बना देगा, ए और बी को आपस में रिएक्ट कराकर जल्दी तेजी से सी और डी में कन्वर्ट कर देगा, एंड यू विल बी मोर एनर्जेटिक, यू विल बी मोर मोर एक्टिव एंड हेल्दी। ठीक है जी। फिर हम एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें जितनी भी याद आती हैं हम लिखते जाते हैं। वैसे 5 मार्क का अगर क्वेश्चन हो तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनफ, मैं तो कहती हूँ 5 या फिर 10। आपको ये चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 बुलेट पॉइंट्स काफी होते हैं, और अगर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो 10 पॉइंट्स, और अगर बड़े पॉइंट्स हैं तो 5 आर इनफ। अगर आप क्वेश्चन को नोट आया हुआ है तो आप उसकी 5 हेडिंग्स लिखें, 5 डायमेंशन से उस टॉपिक को डिस्कस कर दें, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। कॉजेज और इफेक्ट पूछे हैं तो 5 कॉजेज लिखते हैं, 5 इफेक्ट लिखते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक से। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, सारे के सारे एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। All enzymes are protein in nature. Second point. Enzymes work better. एंजाइम बेहतर तरीके से काम करते हैं इन हाईली एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट। इसको हम कहते हैं कि ये ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। ऑप्टिमम इनके लिए हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक एनवायरनमेंट होते हैं। हर एंजाइम की एक अपनी पीएच होती है। सो एंजाइम वर्क बेटर इन हाईली एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट। न्यूट्रल एनवायरनमेंट में एंजाइम एक्टिवेट नहीं होते। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। बिकॉज टेम्परेचर सेंसिटिव वो इसी वजह से हैं, आपको खुद भी नजर आ रहा है कि प्रोटीन इन नेचर है, तो प्रोटीन जैसे अंडे की सफेदी होती है, एग व्हाइट होती है, वैसा इनकी कंसिस्टेंसी होती है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर हाई करते हैं ना, तो उनकी कोएगुलेशन हो जाती है। कोएगुलेट का मतलब है कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जैसे अंडा उबालते हैं व्हाइट सी नहीं हो जाती उसकी सफेदी। तो एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव एट हाई टेम्परेचर। मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए एट हाई टेम्परेचर, आप वो भी लिख लें एट हाई टेम्परेचर। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम गेट्स डीनेचर्ड। इनका जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर्ड हो जाता है, वो प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर ही नहीं रहता। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम का स्ट्रक्चर इज डीनेचर्ड। पूरा लिखिएगा आप। फोर्थ पॉइंट, एंजाइम्स do not directly take part in any chemical reaction. ये किसी भी रिएक्शन में खुद डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेते। बस उस रिएक्शन को स्पीड अप कराएंगे, उसका रेट स्लो ज्यादा कर सकते हैं। दे डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। खुद चेंज होकर कोई और चीज नहीं बन जाते, ना उसकी एंड प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं। एंजाइम्स कैन नॉट चेंज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट नहीं ये चेंज करते। ठीक हो गया। फिर 6 पॉइंट लिख लेते हैं, जितने भी मुझे इसके पॉइंट्स आते हैं लिख लेते हैं। आपको कोई 5 याद रह जाएंगे तो आप लिख लेना। प्लांट्स ऑल्सो हैव, प्लांट्स में भी एंजाइम्स मौजूद हैं। फिर 7th पॉइंट आ जाता है, प्लांट्स के पास एंजाइम्स हैं एंड प्रोडक्ट्स चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर भी हो गया, वो भी हो गया। एंजाइम्स डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। इस्तेमाल हुए बगैर ये रेट ऑफ रिएक्शन को फिर कौन सा पॉइंट बनता है, रिएक्शन स्पेसिफिक। एग्जैक्टली, एंजाइम्स आर ऑलवेज रिएक्शन स्पेसिफिक।
ये इस तरह नहीं है कि कोई भी एक एंजाइम उठाया और उससे सारे रिएक्शन करा दिए। हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम इज रिक्वायर्ड। एंजाइम्स आर हाईली रिएक्शन स्पेसिफिक। ठीक है, रिएक्शन स्पेसिफिक है और ये डिपेंड क्या करता है इसका कि कौन सा एंजाइम होगा। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि उन्होंने किस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसा एंजाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और उसके लिए जो रिएक्शन रिक्वायर्ड होगा वैसा एंजाइम होगा। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, दे डू नॉट ऑल्टर एंड प्रोडक्ट्स। वो भी हो गया सच, वो पॉइंट हमने लिख लिया हुआ है। और 10th पॉइंट हमारा बनता है एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। जी, माइन्यूट अमाउंट, small amounts because they can be used reused again and again. Reusable लिख लूं, कुछ ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रीयूज हो सकते हैं, सो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। तो हमने कोई डू एंजाइम्स एवर डाई, हाय नहीं, एंजाइम्स ने क्या डाई होना है, नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने 10 कोई पॉइंट्स बना बनू के खींच खूंच के लिख लिए। इधर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल लिख के ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। एमाइलेज भी एक डाइजेस्टिंग एंजाइम है। फिर पेप्सिन भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, फिर लाइपेज भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। और क्या लिखें, लैक्टेज, रेनिन, ये सारे आपके एंजाइम्स हैं। ट्रिप्सिन भी है, ट्रिप्सिन पीछे लिखा हुआ था। ठीक है, ये हमने एंजाइम्स फोर्थ बायोमोलिक्यूल अपना सॉल्व कर लिया। ये पहले 3 बायोमोलिक्यूल जो आप खाने में खा लेते हैं, और ये एंजाइम तो नहीं खा सकते ना। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली डॉक्टर आमिर, ऐसा ही है। तो ये हमारा बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हमने कंप्लीट की। हमारे अभी 3:34 हुआ है, तो हम, मेरा ख्याल